नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जीएस पे, जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछेंगे और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन पर चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और जो भी करंट बनेगा वो भी पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यहाँ पे दिया है असम दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है और मध्य प्रदेश दिया है और बिहार दिया है। तो जो बिहार का है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, बिहार का है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं असम के, तो व्यू है, बिछुआ है, नट पूजा है, ऐसे जो हैं लोक नृत्य हैं असम के। फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, गोर मारिया है, पेंथ है और जो है राउत नाच है। वैसे ही अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जबारा है, मटकी है, खाड़ा नाच है। तो ये जो है लोक नृत्य हैं राज्यों के। असम की अगर बात करते तो असम अभी चर्चा में इसलिए आया था, असम की बात करते हैं तो असम इसलिए चर्चा में क्योंकि इसका जो मोइदम स्थल है वो विश्व विरासत सूची में 43वां स्थल के रूप में शामिल किया गया और इसको प्रमाण पत्र जनवरी के टाइम पे दिया गया है। ठीक है, जनवरी 2025 में, इसलिए चर्चा में आया था। ठीक है, असम के जो 3 स्थल हैं कौन से, तो मोइदम है जो पूर्व उत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है और असम का भी सांस्कृतिक स्थल पहला ही है। असम के 2 स्थल जो हैं काजीरंगा और मानस भी जो है विश्व विरासत सूची में शामिल है, इसलिए चर्चा में था। ठीक है, असम के बारे में याद रखिएगा। और असम इसलिए भी चर्चा में क्योंकि असम की जो दूसरी राजधानी बनाने की बात की है, जो सीएम है असम के कौन सी, तो डिब्रूगढ़ बनाने की बात की है। ठीक है, दूसरी राजधानी। मध्य प्रदेश इसलिए चर्चा में है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे वो कुनू राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे। पहले बंद करके रखे जाते थे, लेकिन अब उनको 5 चीतों को खुला छोड़ दिया गया है, इसलिए मध्य प्रदेश चर्चा में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है पार्क भी हैं, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है? तो यहाँ पे बताना है, देखिए 5 प्रकार की जो रिटें होती हैं, ठीक है, उसमें ये बताना है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं है। तो ये जो रिट जारी की जाती है वो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अधिकार परीक्षा जारी की जाती है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब रिट जारी करने की बात करते हैं तो रिट जारी करने की जो है किसको किसको अधिकार होता है, तो रिट जारी करने का अधिकार हो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। अगर बात करते हैं रिट जारी करने का अधिकार जो है हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 में कहा गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद जो 32 है उसमें कहा गया, जो यही अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, उद्योग व्यापार के संबंध में MRTP का पूर्ण रूप पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो यहाँ पे बताना है कि अपने भाई के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, जो शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है उसके भाई की जो है क्या हुआ, राजा राम के साथ, और जो है किसके साथ युद्ध हुआ और कौन सिंहासन पर बैठा था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, संभाजी। और इन्हीं के ऊपर जो है अभी छावा मूवी बनी है। कौन सी, तो छावा मूवी बनी है। ठीक है, विक्की कौशल जी ने बनाई है। संभाजी का रोल जो है विक्की कौशल जी ने निभाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। और अगर बात करते हैं शिवाजी की, तो शिवाजी की टोक्यो जो है जापान की राजधानी, वहाँ पे जो है उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा टोक्यो में। इंडिया यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये जो है रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, रूस में स्थित है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भूपर्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध
तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भूपर्वती में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो ये जो है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान के में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म और जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद, जो 395 अनुच्छेद बताए गए हैं, ठीक है, 395 अनुच्छेद में ऐसा कौन सा अनुच्छेद बताया गया जिसमें जो है किसी नागरिक का जो इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त की है उसमें जो है नस्ल, धर्म, जात या जन्म स्थान पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो है कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? देखिए, अगर इसकी बात करते तो ये फंडामेंटल राइट में, देखिए सीमा निर्धारित कर दी आपकी फंडामेंटल राइट में। तो फंडामेंटल राइट का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है और भाग जो है 3 संबंधित है। देखिए अब यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए ये फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट में मतलब 12 से 35 के बीच में ही बताया गया हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है अनुच्छेद संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अनुच्छेद 16 आया है, तो अनुच्छेद 16 में अफसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, अफसर की समानता की बात की गई है, इतनी चीज भी याद रखिएगा आप। फिर उसके बाद अनुच्छेद 16, फिर अनुच्छेद 16 के बाद आगे आता है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में जो है वाक स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक है, वाक स्वतंत्रता की बात की गई, इतनी चीज़ भी आप याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 17 दिया है, तो अनुच्छेद 17 में किसकी बात की गई? तो अनुच्छेद 17 में जो है अनटचबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, अनटचबिलिटी की बात की गई है, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। फिर एक अनुच्छेद पूछा जाता है अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में किसकी बात की गई? तो अनुच्छेद 18 जो है इसमें बात की गई है उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत की बात की गई है। फिर उसके बाद जो आता है, फिर उसके बाद अनुच्छेद आता है 21 का, तो 21 का में बात करते हैं तो जो है किसकी बात की गई है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रदान किया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 24 में, तो अनुच्छेद 24 में किसकी बात की गई? अनुच्छेद 24 में जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं और 14 वर्ष के बाद जो है 14 वर्ष के बच्चे जो है खदानों और कारखानों में कार्य नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 29 की, तो जो है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण जो बात करता है वो करता है अनुच्छेद 29 करता है। ठीक है, आपको इतनी अनुच्छेद याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मतलब जो प्रयाग प्रशस्ति है जो किसने लिखी थी? तो हर्षण जी ने लिखी थी। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं ये जो है किसकी जानकारी देता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? तो ये बताना है किसमें? तो अटलांटिक महासागर दिया है, दक्षिणी महासागर दिया है, हिंद महासागर दिया है, प्रशांत महासागर। तो ये जो प्रशांत महासागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिया है, तमिलनाडु दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, कर्नाटक दिया है। तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, पन्ना। ठीक है, पन्ना जिले में, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये पूछा जरूर जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई थी। तो यहाँ पे बताना है द्वितीय बौद्ध संगीति जो है किसके द्वारा संचालित की गई थी, मतलब किसने अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है कालाशोक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा
वी वाला हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो महाकश्यप अध्यक्ष थे, और अजातशत्रु जो थे, शासक थे। और बात करते हैं राजगृह, ठीक है, कहाँ हुई थी? राजगृह। और द्वितीय बौद्ध संगीति सभाकामी और कालाशोक शासक थे, वैशाली में हुई थी। फिर तृतीय बौद्ध संगीति जो थी मोंगलीपुत्र तिस्स में हुई, और अशोक जो थे शासक थे, पाटलिपुत्र में हुई थी। फिर जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, इसमें जो अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, पीएच स्केल पर किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन जो होता है वो जल होता है, ठीक है, सेवन होता है, ठीक है, जल का सेवन होता है। और यहाँ पे बात करते हैं जो सेवन से नीचे होता है, ठीक है, वो अम्लीय मतलब एसिड होता है, ठीक है, एसिड होता है। और उसके बाद जो होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। सेवन से ऊपर जो मान होता है वो क्षारीय होता है। इतनी चीज याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं? तो यहाँ पे बताना है खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध। तो ये जो है इसकी विशेषता नहीं, बाकी जो है सभी विशेषताएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और भारत के विभाजन तक भारत के अवस्थान्तर को चित्रित करने वाली पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? तो यहाँ पे बताना है मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक जो है वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, सलमान रुश्दी की है, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो यहाँ पे बताना भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। भाग जो 9 है वो पंचायतों से संबंधित है। और पंचायतों के गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो है 40 संबंधित है। और अगर बात करते हैं कि अनुसूची जो है इसमें पंचायतों से संबंधित ग्राम पंचायतों से, तो 11वीं अनुसूची में प्रदान किया 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 का, इसके द्वारा किया गया, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया है भाग 10, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9A जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है। और भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और भाग बताएं कि 9V जो है वो किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक है। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। पूरे भाग अगर बात करते हैं तो 22 भाग हैं, ठीक है, और 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी वाली मेरी क्लासें देखी होंगी तो आपको ये चीज पता होगी। अगला प्रश्न दिया, टिटनेस तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले के कारण होती है। तो कौन विष उत्पन्न करता है? तो ये जीवाणुओं से होती है, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा? तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन है जो कब का है? तो 1976 का है, ठीक है। इसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। और यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की जब बात आती है तो आपको याद रखना भाग कौन सा संबंधित है? तो भाग जो है 4 का संबंधित है और अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 11 संख्या है मौलिक कर्तव्यों की, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करते हैं जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसका उपनाम है, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं
कि जो है इसके अलावा जो है जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन सा? तो ये जो है समाजवादी, ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो जोड़े गए वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 के द्वारा, उसी के द्वारा जोड़े गए। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितना बार संशोधन हो चुका है? तो एक बार हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा किया गया, 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। इतनी चीज भाई आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आता है कि जो है एक आता है 86वां संविधान संशोधन, जो महत्वपूर्ण है, पूछा जरूर जाता है। तो ये जो अधिनियम है 2002 का है, ठीक है। इसका प्रावधान जो है किया गया, इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 21 का में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा एक और संविधान संशोधन महत्वपूर्ण बन जाता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का। इसके द्वारा जो है संपत्ति का जो अधिकार है उसको जो है विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। इसको कहाँ रखा गया? तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। अगर आपने संविधान संशोधन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया लंबाई की एसआई इकाई है। तो लंबाई की एसआई इकाई जो होती है वो मीटर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा किस सिफारिश पर पारित किया गया था? तो यहाँ पे बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का है, एक किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, एडमिन मार्टिंगो के द्वारा पारित किया गया था। अगर पूछ लिया जाए भारत सरकार अधिनियम 1919 का ये लागू कब हुआ, तो लागू जो हुआ 1921 में लागू हुआ। और इसी को जो है मार्टिंगो चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी को कम करने, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना पूछी है, तो ये जो बनाई गई थी वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ए वाला हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी अवधि जो रही है कौन सी, तो अवधि जो रही है 1974 से 1979 तक रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं गरीबी उन्मूलन, न्याय को बढ़ावा और रोजगार को प्रोत्साहन, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया, इस पर जो है योजना पर। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्वयं के विकास के साथ साथ कृषि उत्पादन पर भी जोर दिया गया था। ये विशेषताएं हैं इसकी। और 1978 में बात करें तो 1 वर्ष पूर्व में मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 4.4% था, जबकि वास्तविक विकास 4.8% था, ठीक है। ये विशेषताएं इसकी। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है ओंग नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करता है? तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार दिया है, दिल्ली दिया है, लक्षद्वीप दिया है और पुडुचेरी दिया है। तो ये जो निवास करती है वो कहाँ, तो ये जो है अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार की बात आती है तो इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर थी, इसको बदल दिया गया है। अब इसकी राजधानी जो है विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। विजयपुरम नाम बदल दिया गया पोर्ट ब्लेयर का, ठीक है। उसके अलावा यहीं पे जो है इंदिरा पॉइंट भी स्थित है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट भी स्थित है। इतनी भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। और अगर पूछ लिया है केंद्र शासित प्रदेश की बात है तो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो 8 है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है मनुष्यों के ध्वनि का श्रव्य परास लगभग
तक होती है। मतलब यहाँ पे बताना है कि मनुष्य जो है कितनी जो है ध्वनि सुन सकता है। तो ये जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो यहाँ पे बताना है किस लेखक की कृति है विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ये जो है हरिशंकर परसाई जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं। तो इनकी जो है कुछ कृतियां हैं, तो बात कर लेते हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनकी दिन फिरे, और रानी नागफनी की कहानी, और ज्वाला और जल। ठीक है, ये जो है कृतियां हैं उनकी, याद रखिएगा। किसकी? तो हरिशंकर परसाई जी की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार या बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। तो बताना है कि मतलब किस पर मनाते हैं। यहाँ पे दिया फसल, स्वास्थ्य, जीवन और जलवायु पे। तो ये जो है मनाया जाता है फसल पे। ठीक है, फसल पे मनाया जाता है। और जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने जो है इसकी नींव रखी थी वैसाखी त्यौहार की, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, मसाई लोग निम्न में से किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो यहाँ पे बताना है किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं। तो यहाँ पे अफ्रीका दिया है, यूरोप दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया है, दक्षिणी अमेरिका दिया है। तो ये जो अफ्रीका के हैं, ठीक है, अफ्रीका के। और अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो जाती भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसलिए चर्चा में अभी क्योंकि जो है ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में भारत ने हरा दिया है। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में, इसलिए भी चर्चा में है। फिर यहाँ पे अफ्रीका की बात है, तो अफ्रीका के जो है प्रेसिडेंट पूछे जा सकते तो रामा फोसा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं मुद्रा की, तो रेंड मुद्रा है इसकी। और अफ्रीकी संघ जो है वो जो है G20 का सदस्य भी है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से किसके पास केंद्र, राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय समव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार होता है? तो यहाँ पे बताना है जो राज्य है और जो केंद्र है और जो केंद्र शासित प्रदेश की जो है सभी वित्तीय जो है वित्तीय संप्रभाव मतलब होता है, सभी वित्तीय मामले हैं जो वो किसके पास संवैधानिक अधिकार होता है लेखा रखने का? तो ये यहाँ पे दिया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और दिया है वित्त आयोग का, और भारत के महान्यायवादी का, और दिया है राज्य लोक सेवा आयोग का। तो देखिए केंद्र हो या राज्य हो, उसमें जो होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है लेखा परीक्षा आयोजित करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात आई है तो आपको एक चीज याद रखनी है, तो इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 148 में मिलता है। कहाँ पे? तो अनुच्छेद 148 में मिलता है। और अगर पूछ लिया जाए कि जो है अभी हाल ही में नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाए गए, कौन बनाएंगे? तो ये जो बनाएंगे के संजय मूर्ति जी बनाएंगे। ठीक है, के संजय मूर्ति जी बनाए गए। इतनी भी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पद दिए। तो अगर बात करते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 में मिलता है। फिर अगर बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में मिलता है। ठीक है, जो है विधि से संबंधित जो भी कार्य होता है जो महान्यायवादी का होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग का, तो ये जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 315 में किया गया है। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार, उत्तरदायित्वों से संबंधित है? तो यहाँ पे जो है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित कौन सा भारतीय संविधान में अनुच्छेद संबंधित है? यहाँ पे देखिए अनुच्छेद जो 395 बताए गए उसमें से जो है अनुच्छेद 243 जी संबंधित है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर
डी वाला सही हो जाएगा। अब पंचायत की बात आई, पंचायतों का गठन अनुच्छेद जो है 40 में उल्लेख मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं पंचायतों का जो है भाग कौन सा संबंधित है, तो भाग 9 संबंधित है। ठीक है, भाग 9 संबंधित है, भाग 9। ठीक है, भाग 9 संबंधित है। ये भाग 9 जो है, फिर बात करते हैं अनुसूची कौन से संबंधित है, तो अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची संबंधित है। ठीक है, ग्राम पंचायतों से। और इसको जो है इसका प्रावधान जो किया गया था वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 का, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। इतनी चीज भी याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील पूछा है। वैसी झील नहीं पूछा है खारे पानी की, बल्कि पूछा अंतर्देशीय खारे पानी की झील। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सामर झील जो है वो कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं, कुछ झीलें जान लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं डल झील जो है कहाँ पे, तो डल झील जो है वो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, डल झील जम्मू कश्मीर में। बोलर झील जो है जम्मू कश्मीर में, सबसे मीठे पानी की झील। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में। और चिल्का झील को जो है किसमें, तो रामसर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, रामसर स्थल में सबसे पहले शामिल किया गया था। और फिर बात करते हैं वेम्बनाड झील जो है केरल में, सामर झील जो है राजस्थान में, नैनीताल झील उत्तराखंड में, और हुसैन सागर झील जो है आंध्र प्रदेश में, और पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण ने कराया था। तो यहाँ पे बताना है बादशाही मस्जिद का निर्माण जो है लाहौर में किसने कराया था। तो यहाँ पे दिया शेरशाह सूरी दिया, हुमायूं दिया, इल्तुतमिश दिया, औरंगजेब दिया। तो ये जो औरंगजेब ने कराया था, कब कराया था, तो 1673 में कराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है। तो यहाँ पे बताना है किस में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। तो यहाँ पे बताना है जब अंगीकृत किया गया था उस समय जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने थे। तो अनुच्छेद की जब बात आती है तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 395। ठीक है, अनुच्छेद 395। देखिए अनुच्छेद तब भी आज भी ये उतने ही है, अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन उसमें का खा ऐसे जो है ये वगैरह जोड़ दिया। जैसे अनुच्छेद 21 था, उसमें 21 का जोड़ के जो है शिक्षा का अधिकार बना दिया, इस तरीके से बना दिया। अगर मूल अनुच्छेद पूछ लेना है तो अनुच्छेद 395 ही है। अब यहाँ पे अंगीकृत की बात है तो जो भारतीय संविधान था वो अंगीकृत कब किया गया था, तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। लागू कब किया गया, तो लागू की डेट अगर पूछ ली जाए तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। अब यहाँ पे जो है 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इसके बाद लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया। और इस बार जो है 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। ठीक है, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया और इसके मुख्य अतिथि जो थे इंडोनेशिया। देखिए करंट का भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसमें करंट का भी प्रश्न याद रखिए। इंडोनेशिया के जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं कौन, तो प्राबोवो सुबियांटो। ठीक है, ये जो थे अपने यहाँ मुख्य अतिथि थे 76वां गणतंत्र दिवस समारोह जो मनाया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अंगीकृत, और ये जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा किया गया। अब संविधान सभा की बात आती है तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। अब संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। इतनी भी चीज याद रखिए, 389 सदस्य थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो है उसके बाद भाग कितने थे, तो भाग जो है 22। और बात करते हैं जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियां कितनी थी, तो अनुसूचियां 8 थी। कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में बात करते हैं तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। जो है पहली जो 9वीं अनुसूची थी वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो ये जो है
पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है, ठीक है। और फिर बात करते हैं 10वीं अनुसूची जो है 52 नंबर का संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, ठीक है। और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में होता है, ठीक है। फिर 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन जो 1992 का अधिनियम है, इसके द्वारा जोड़ी गई 4 अनुसूची। तो इसके लिए जो है कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ होंगी। वर्तमान में अगर बात करते हैं कितनी चीज़ें हैं, तो वर्तमान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, और जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। अनुच्छेद के अगर भाग पूछ लिए जाए तो ज़्यादा है, बल्कि अनुच्छेद जो पूछे जाते हैं वो 395 अनुच्छेद हैं। इतनी चीज़ भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, गिरनार में स्थित है। ये वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है गुजरात की, तो हाल ही में अगर करंट की बात करते हैं तो गिर जो अभ्यारण्य है, ठीक है, गिर अभ्यारण्य में सबमिट होती है, वन्य जीव बोर्ड की सबमिट होती है, कौन सी, तो 7वीं सबमिट होती है, ठीक है। और इसमें मोदी जी शामिल थे, और इसमें ये क्या किया गया है, तो गिर में जो है मोदी जी ने सफारी की है। अब यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण बन जाती है कि जो गिर है अभ्यारण्य वो कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक है। और यहीं पे जो सोमनाथ मंदिर है, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ पे भी जो है मोदी जी ने पूजा की है। अब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है, सोमनाथ मंदिर भी पूछा जा सकता है कहाँ है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो कलिंग की जब बात आती है तो आपको ये चीज याद रखनी है, अशोक, ठीक है, अशोक नाम याद रखना, अशोक सम्राट का ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो कब से नहीं माना जाएगा ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 मार्च 1947 से नहीं माना जाए, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब डिवीजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, मतलब अलग अलग बंटवारा हुआ था, तो उसमें जो है जो लोग पाकिस्तान चले गए तो उनका जो है क्या सिटीजन नहीं माना जाएगा, किसका, तो भारत का सिटीजन वो नहीं माना जाएगा तब से जब 1 मार्च 1947 के, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। आप सिटीजन की बात आई तो सिटीजन की बात करते हैं, तो भारत के सिटीजनशिप का उल्लेख बताएं तो कहाँ पे मिलता है, तो भाग 2 में मिलता है, ठीक है, भाग 2 में मिलता है। और अनुच्छेद जो है 5 से 11 संबंधित है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, ठीक है। कब तक की रिपोर्ट है, तो मार्च 2022 तक की जो प्राप्त जानकारी के अनुसार है। तो यहाँ पे बताना है जो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। देखिए पहले तो यही पूछा जाता है, तो भाषा से संबंधित है, ठीक है। अब भाषा से संबंधित है, भाषा 8वीं अनुसूची में कितनी है, तो 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है, ठीक है। उसमें से बताना कौन से शामिल नहीं है, तो राजस्थानी दी, पंजाबी दी, बोडो दिया है, तमिल दिया, तो ये जो है राजस्थानी नहीं है, ठीक है। टोटल मिला के अगर बात करते हैं तो 22 भाषाएं, और 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा नहीं है, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, अभी जो 8 तारीख में 8 मार्च में वितरित किया जाएगा, यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 24 भाषाएं कौन सी, तो एक तो राजस्थानी हो गई और एक अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। अगर आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में वीडियो नहीं देखी स्पेशली, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उस पर चर्चा किया है, कितने लोगों को मिलेगा, बाकायदा लिस्ट दिखाई है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राजस्थानी शामिल नहीं है, याद रखिए, लेकिन राजस्थानी भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है।
तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया, उत्तराखंड दिया, अरुणाचल प्रदेश दिया, सिक्किम दिया है। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे दिए हैं। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, सिपकला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में ही है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में, लिपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड में, माना दर्रा जो उत्तराखंड में, जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, और पीर पंजालवी दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, इतनी चीज भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है डिफिशियंसी डिजीजेस के संदर्भ में रिकेटस की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे विटामिन सी दिया है, विटामिन ई दिया है, विटामिन डी दिया है और विटामिन बी12 दिया है। तो ये जो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है विटामिन ए, तो रेटिनॉल होता है इसका रासायनिक नाम, और रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और इससे जो है गाजर में सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं विटामिन बी12 की, तो इसका होता है साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम होता है, और रक्तलब्धता होता है। और विटामिन ए की बात करते हैं तो बंधिता होता है, और टोकोफेराल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी की बात करते हैं कैल्सीफेरॉल होता है, और रिकेटस इसकी कमी से होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे बताना है डिप्टी गवर्नर्स की संख्या कितनी हो सकती है, किसमें? तो भारतीय रिजर्व बैंक में, मतलब आरबीआई में। तो यहाँ पे 5 दिया, 3 दिया, 4 दिया और 2 दिया, तो ये 4 हो सकती है। ठीक है, अब आरबीआई की बात आए तो आरबीआई के जो है नए गवर्नर बनाएंगे कौन? तो संजय मल्होत्रा जी। कौन बनाएंगे? तो संजय मल्होत्रा जी बनाएंगे। ठीक है, संजय मल्होत्रा जी बनाएंगे। कौन से नंबर के बने? तो 26वें नंबर के बने। ठीक है, इन्होंने स्थान किसका लिया? शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है, और शक्तिकांत दास जी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बना दिए गए हैं मोदी जी के। ठीक है, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, जब आरबीआई की बात आए तो आरबीआई की स्थापना पूछी जा सकती है। ठीक है, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, 1935 में। इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो बेहतर हो सके और आपको जल्दी से वीडियो प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।